नरेंद्र मोदी अपने शासनकाल के 12वें साल में हैं और अब अचानक उनको लगने लगा है कि ये पूरा दशक ही विपदाओं का दशक है, जिसकी वजह से अगर हालात न संभले तो पिछले 10-11 साल में उन्होंने जो अच्छा काम किया है, वो सारा अच्छा काम गड़बड़ा जाएगा। ये उन्होंने एक वक्तव्य दिया है, अपने विदेशी दौरे पे वक्तव्य दिया है और मैं देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम प्रवक्ता हैं, वो आर्थिक प्रश्न के ऊपर टीवी के हर चैनल पर तरह-तरह से अपना बचाव करते हुए नज़र आते हैं। वो काफ़ी आजकल आंकड़े लेके आते हैं टीवी पर और ज़्यादातर आंकड़े उनके यही होते हैं कि कांग्रेस के ज़माने में ऐसा था। तब देखिए रुपए की कीमत क्या थी, अब देखिए क्या है, तब कितने प्रतिशत गिरा था, अब कितने प्रतिशत गिरा है, यही सब वो कहते रहते हैं। भले ही टीवी पे आप कलाबाजियाँ खाकर अपनी राजनीतिक गोटी उस वक़्त लाल कर लें मत, लेकिन आर्थिक प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है, जिसमें आप यथार्थ से बहुत देर तक बच नहीं सकते। वहाँ कोई भी उल्टा-सीधा हवा-हवाई नैरेटिव चलाने से काम नहीं चलेगा क्योंकि लोगों की आमदनी कम अगर होगी, महँगाई अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर बाज़ार में चीज़ें नहीं मिलेंगी, मिलेंगी तो बहुत महँगी मिलेंगी, अगर चारों तरफ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होगा, उस भ्रष्टाचार के कारण लोगों को भी अपनी जेब खाली करनी पड़ रही होगी, लोग उत्पीड़ित महसूस कर रहे होंगे, वगैरह-वगैरह। अगर ये सब चीज़ें चल रही होंगी, रुपए की कीमत इतनी गिर गई होगी कि उसका पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर विपरीत असर पड़ रहा होगा और बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई होगी। तो ऐसी इसी से मिलती-जुलती स्थितियाँ बिल्कुल जो मैं कह रहा हूँ, ये सारे पहलू इस वक़्त भारतीय अर्थव्यवस्था को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। भाजपा के हथकंडे मुख्य तौर पे 2 हैं। एक तो ये है कि कांग्रेस के ज़माने में क्या था। हालाँकि उन्हें 12 साल हो गए हैं शासन करते-करते, अभी भी वो कांग्रेस के ज़माने की बात करते हैं। दूसरा हथकंडा ये है कि भई वो क्या करें, वो तो अच्छा काम कर रहे थे। पहले तो कोविड आ गया और दूसरी बात फिर खाड़ी युद्ध आ गया। तो वो तो अच्छा ही काम कर रहे थे। तो इससे तो उनकी जो आर्थिक दिक्कतों के कारण जो एक राजनीतिक असंतोष पैदा होता है, क्या आपको लगता है कि इन तमाम तर्कों से भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा केंद्र सरकार उस राजनीतिक असंतोष से बच पाएगी? जी, सतीश जी। अभय जी, जिस दिन हम लोग आज यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं, जी। उसको पहले रेखांकित करना अति आवश्यक है और इसी के साथ आपको धन्यवाद बात करने के लिए और पुरानी चीजें याद करने के। जी। तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है अभय जी, कि आज डॉलर के मुकाबले रुपया जो है, बस नर्वस 90s कहते हैं, उसे बहुत करीब है शतक के। आज 96.5 के लगभग जा चुका है ना? हमको लगता है आडवाणी जी आरएसएस के उम्र के बराबर अब लगभग दोनों में कंपटीशन है रुपया में। हाँ। तो एक तो ये आज का है। दूसरा ये है कि जो रूस से जो तेल अभी 3-4 महीने से आ रहा था, जो अमेरिकी दादा लाइसेंस देता है, वो आज का उसका जो लेटेस्ट मियाद है, वो आज खत्म हो गया है। खत्म हो गई। है ना? तो पता नहीं लाइसेंस मिला है कि नहीं मिला है, कह नहीं सकते। मना कर दिया, ट्रंप ने मना कर दिया कि अब नहीं देंगे छूट। अच्छा, नहीं देंगे तो क्या हम लेंगे छूट या रूस वाले हमको देंगे? अभी तो लाव्रोव आए हुए थे, उनके विदेश मंत्री। वो किसी को नहीं दे रहा है, उसने वो मतलब हो सकता है भारत को विशेष रूप से दे दे, मोदी जी उनके मित्र हैं, लेकिन बाकी उसके कहा हम किसी को अब छूट नहीं देंगे। नहीं, ऐसा बोला है। तो ट्रंप ने कहा है, हम कह रहे हैं कि हमारे में अगर ताकत है तो हम रूस से छूट ले लें, हाँ, हाँ। ये हम कह रहे हैं। और यही तो हो रहा है, लाइसेंस हम लेके जाते हैं, लाते हैं। तीसरी बात आप देखिए, आज ही के अखबारों में पढ़ा या कल भी पढ़ा था कि हालांकि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत 400 रुपए है पर लीटर, लेकिन वहां 5 रुपए घटाया है उन्होंने, है ना? दूसरा उसी के साथ खबर यह है कि पाकिस्तानी जो रुपया है भारत के रुपया के मुकाबले थोड़ा मजबूत हो गया है। आप सोचिए। और एक और बात साथ में कि भारतीय शेयर बाजार ऐसे हिचकोले खा रहा है, ऐसा हिचकोले खा रहा है, और पाकिस्तान का शेयर बाजार 60% ऊपर चला गया, 59%। तो हम वैसे दिन में बात कर रहे हैं भाई जी, और आपने राजनीति का जिक्र किया है, मैं मानता हूं, आप भी मानते होंगे कि जो भगवा कंपटीशन में जो हिंदुत्ववादी सोच के जरिए
और जो भी देश में वोट की राजनीति हो रही है, आप वोटों से ही राजनीति हो रही है। वोट में ही इधर-उधर क्या तरह-तरह के आरोप लग रहे हैं अब, है ना? तो हो सकता है कि वो चुनाव दर चुनाव जीतते जाएँ, मैं मानता हूँ। लेकिन देश की जो अवस्था है, वो वोट के परे जा चुकी है, राजनीति से परे जा चुकी है। हम कोई छोटा-मोटा देश नहीं है, हम 150 करोड़ के देश हैं। तो वो स्थिति बहुत मेरे ख्याल से जितना मैं समझता हूँ, जितना मैं पढ़ते आया हूँ, उस हिसाब से बहुत विकराल है। और जब विकराल कहता हूँ तो उसके कई कारण हैं। कारण ये है कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें हम कहाँ हैं ये बताइए। जो नई वाली टेक्नोलॉजी है, जिसको हम कोई ऐसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते कि जो बड़ा वो टेक्निकल लगे। सीधी-सी बात कि जो हमारा दबदबा आईटी सॉफ्टवेयर में पूरे दुनिया में था, हम एआई में कहाँ खड़े हैं? हम ये जान लें, है कि नहीं? एक मेन आजकल एआई चल रहा है। जी। और उसमें हम एआई में कहाँ हैं ये देख लें। और ऐसा कौन-सी ऐसी चीज़ है, कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसमें भारत को महत्ता हासिल हो और दुनिया उसको लेने के लिए किसी भी प्रकार से स्थिति में बाध्य हो, दवा को छोड़ो। दवा में भी हम 70% के लगभग चाइना के ऊपर आश्रित। चाइना के ऊपर आश्रित। तो हम भले ही हम तो यही कह रहे हैं कि आत्मनिर्भरता में हम 12 साल लेट हैं। सोना आज चांदी भी बैन हो गया है लाना बाहर से। तो सोना की कीमतों में और ये सब में हमने 15% कर दिया है जरूर ड्यूटी, लेकिन 1 ही 1.5 साल पहले तो घटाया था। और आग तो सोना में आज थोड़ी लगी हुई है। आग तो सोने में आग नहीं लगी हुई है। मोदी जी जब आए थे तो 14, 15, 16 में उस समय 30-35 हजार रुपए सोना था। है 21 तक रुपया का कीमत 73 रुपया था डॉलर के बदले, है कि नहीं? तो ऐसे स्थिति में आखिर ये क्यों हुआ है? मेन बात ये है। हॉर्मुज वाला रोज हॉर्मुज सब बोल के वो तो मैं समझता हूँ फायर कवर है। फायर कवर। अरे भाई, हमारे पास बाहर भेजने का कौन-सा सामान है? कौन आपसे ले रहा है? अमेरिका वाला के साथ आपका जो है बड़ा बढ़त था व्यापार में, वो 18 जीरो का तलवार आपके ऊपर लटकाए हुए। तो हमारा माल कहाँ से जा रहा है? हमारा माल कहाँ जा रहा है? और हमको मतलब अधिकांश चीज़ें आपको डॉलर में जब खरीदनी हो, तो क्या होगा? तेल तो सबसे ऊपर है, आप 87% खरीदते हैं, बाकी चीज़ों का भी। तो कोई भी एक चीज़ लाइएगा तो उसमें तो अब 1.5 गुना दाम देना पड़ रहा है। तो वो हालत विकराल है। और घर में जो हमारे यहाँ हम कहते हैं इंडस्ट्री की पैदावार, जिसको आप अंग्रेजी में मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, हम कहाँ खड़े हैं? और करें भी तो मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए? किसके लिए? अरे भाई, डॉलर कमाने के लिए आप करते थे तो भी अच्छा था, लेकिन अब वो भी तो संकट में घिरा हुआ है। कहाँ जाए माल? कौन ले माल और किधर से जाए माल? ये है स्थिति। तो हम एक चक्रव्यूह में फँसे हुए हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो आप प्रवक्ताओं की आपने ज़िक्र किया, अभी तो सब कहेंगे वैश्विक संकट, पूरा दुनिया में ये सब बर्बाद हो गया है, इसलिए हमारे ऊपर असर पड़ा। निश्चित रूप से असर पड़ा। लेकिन हमारे यहाँ के हालात पहले से जो थे, उसको इस वैश्विक संकट, जो हॉर्मुज़ संकट, पता नहीं कौन-कौन संकट ने उसको खाली बड़ा कर दिया है, बस। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। चीन पे क्या असर पड़ा ज़रा बताइए? चीन पे क्या असर पड़ा? उसका तो ट्रेड सरप्लस $1 ट्रिलियन के पार जा चुका है कि नहीं? आप देखिए पूरे एशिया में हमारी जो रुपए की कीमत है, वो सबसे ज़्यादा गिर रही है। और हमारा जो शेयर बाज़ार है प्रमुख इकोनॉमिक्स में, सबसे ज़्यादा यहाँ से सब पैसा लेके दे के भाग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? कि क्या भारत से युद्ध में लड़ रहा है? भारत युद्ध लड़ रहा है क्या? क्या भारत से युद्ध हो रहा है क्या? लेकिन सबसे ज़्यादा असर हमारे ऊपर है। हमने आपके शो पर या किसी शो में पहले, बहुत पहले ये बात मार्च के महीने के पहले सप्ताह में कहा था कि दुनिया में अगर ये ईरान और अमेरिका के युद्ध का सबसे ज़्यादा कुप्रभाव पड़ रहा है पूरे दुनिया में, तो वो भारत पे पड़ रहा है। और अगर ये सॉल्व हो भी जाता है,
तो भी भारत पे ही पड़ना। आप ये सोचिए, तो भी हमारे ऊपर ही पड़ना। या इसका हम विश्लेषण कर सकते हैं क्यों हम कहते हैं इस बात, है ना? मान लीजिए अभी तो आपका तेल जो है अमेरिका रूस से सैंक्शन हटा हुआ था तो आपको आ भी रहा था, अब कैसे आएगा? मान लो वो लाइसेंस देगा तो हाँ, युद्ध विराम में हमने युद्ध डिक्लेयर किया, जो कि अच्छी बात है, चलो प्रधानमंत्री जी ने ये करा। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि सोना में 300 दिन लेट है, आत्मनिर्भरता में आप 12 साल लेट है, और इसके अलावा रुपया में हम क्या बोले, खाली लेट है। तेल डॉलर खरीद के आर्बिट्राज करके ऐसे थोड़ी खाली मैनेजमेंट होता है ना? आपकी जो अंदरूनी सौष्ठव ताकत है वो अगर बढ़ेगी तभी जाके आपको कोई बढ़िया से पूछेगा। और अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति, जो भी आपका सारे वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वाले बात हम करते ही नहीं, वो तो वो इकोनॉमिस्ट सब के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन जो समझ में यही आता है कि मैंने चौतरफा संकट है और इस संकट को अब माना जा रहा है ये थी पहले। जी सर। नहीं, आपने जो तस्वीर खींची वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन केवल सही कहने से भले ही मुझे संतोष हो जाए कि मैंने एक ऐसे मेहमान को अपने यहाँ बुलाया है जो बिल्कुल सही अर्थव्यवस्था की तस्वीर खींच रहा है। पूरे देश के लिए तो ये तस्वीर बहुत निराशाजनक है और ऐसा लग रहा है कि निकट भविष्य में भी इसके सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है।